One UI 7 के बीटा को निकले हुए हो गया है टाइम और आपको लगेगा कि ये वीडियो तो बहुत लेट है, लेकिन गाइस One UI 7 में बहुत कुछ है। सिर्फ ये नया नाउ बार या लाइव नोटिफिकेशंस या जो वर्टिकल ऐप ड्रॉर है या जो नए क्लॉक स्टाइल्स आ गए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। मैंने अलग अलग चैप्टर्स में इसको स्प्लिट कर दिया है, तो आप जंप करके देख सकते हैं व्हाट्स न्यू। शुरू करते हैं विद द लॉक स्क्रीन। तो गाइस अब आप लॉक स्क्रीन पे ना क्लॉक स्टाइल को और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एक ऐसा क्लॉक स्टाइल आया है जिसमें आप फॉन्ट साइज को किसी भी थिकनेस का रख सकते हैं, बहुत पतला भी कर सकते हैं एंड मोटा भी। अच्छा, अब आप उसको काफी हद तक स्केल डाउन भी कर सकते हैं एंड काफी बड़ा भी कर सकते हैं एंड वॉलपेपर कैसा है आपका उसकी बेसिस पे उसको पोजीशन भी कर सकते हैं। और इस फंक्शनैलिटी के अलावा कुछ एनिमेटेड क्लॉक स्टाइल्स भी आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आपको दो एनिमेटेड क्लॉक स्टाइल्स दिखेंगे जो ऐसे इस तरह से एनिमेट होते हैं। तो अगर आप लॉक स्क्रीन से अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की एनिमेशन आएगी। और अब लॉक स्क्रीन पे ना और भी फंक्शनल एंड काम के विजेट्स प्लेस कर सकते हैं। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये कैमरा विजेट्स दिखा रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली उसी मोड में लेकर आएंगे कैमरा के जो आपको चाहिए, लेकिन इस तरह के और भी काफी सारे विजेट्स अब आ गए हैं। लेकिन ऑनेस्टली iOS की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आई थिंक आज भी इससे बेटर है, बट हाँ एंड्रॉइड की दुनिया में आई थिंक One UI 7 की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन बेस्ट होगी। लेकिन एक चीज जो सैमसंग नई लेकर आया है लॉक स्क्रीन पे वो है लाइव एक्टिविटीज एंड नाउ बार, जो आई थिंक iOS के डायनामिक आइलैंड से बेटर है। तो गाइस जैसे आपको डायनामिक आइलैंड मिला था iOS में, वैसे ही अब सैमसंग में आ रहा है नाउ बार जो आपको नाउ की एक्टिविटीज दिखाएगा। तो ये लाइव एक्टिविटीज हैं, जैसे म्यूजिक चल रहा है या कोई क्लॉक काउंटडाउन चल रहा है, कोई टाइमर चल रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग एक्टिवेटेड है, वो सारी यहाँ पे दिखेंगी आपको। और गाइस अगर आप इसको यहीं पे टैप करेंगे ना तो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन किस चीज पे टैप कर रहे हैं कंट्रोल्स अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे। अच्छा, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी दिखती हैं। और गाइस इसकी सारी सेटिंग्स आपको लॉक स्क्रीन के अंदर नाउ बार करके ऑप्शन में दिख जाएंगी कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज ये सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली अभी सारी नेटिव फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है, पर इसका मजा तभी आएगा जब थर्ड पार्टी एप्स इसका फायदा उठाएंगी। और यहाँ टॉप लेफ्ट में भी आप ये सारी लाइव एक्टिविटीज को सिमिलर वे में इंटरैक्ट या यूज कर पाएंगे। कोई भी ऐप में आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक चीजें आप यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे, प्ले, पॉज, स्टॉप, रिमूव, तो काफी हैंडी है। और हाँ, इसी नाउ बार वाली जगह पे एक नई चार्जिंग एनिमेशन भी अब आ गई है। अब ऑब्वियसली ये ज्यादा यूजफुल तभी होगा जब आपके थर्ड पार्टी ऐप्स इसको यूज करेंगे, जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए या टैक्सी ऐप हो गए, और आप लाइव देख पाए कि क्या ऑर्डर का स्टेटस है। चलिए अब बात करते हैं होम स्क्रीन की। और सबसे पहले अब ये लैंडस्केप में ना काफी अच्छा काम करता है। इनफैक्ट मैंने इसको कंपेयर किया विद One UI 6.1। तो गाइस One UI 6 के वेरिएशंस में अगर आप इसको कभी होम स्क्रीन को ऐसे लैंडस्केप में लेकर आए हैं तो एक तो सब कुछ ना खिंचा खिंचा सा लगता है, लंबा सा विजेट, ये आइकन्स एकदम छोटे से, उसके लेबल्स बहुत ही छोटे, मतलब ये अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यही गाइस अब One UI 7 में, अब देखिए ये विजेट है, गूगल विजेट है, अब मैं जब इसको रोटेट करूंगा तो वो अपना प्रोपोर्शन खोते नहीं है, आइकन्स भी बड़े और अच्छे लगते हैं और वो लेबल्स भी देखिए काफी रीडेबल है। सो अब काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, पहले आप जैसे फोल्डर पे टैप करते तो इस तरह से खुलता था, लेकिन अब आप लॉन्ग प्रेस करके एनलार्ज का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और अब डायरेक्टली आप ऐप के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं उस फोल्डर के अंदर, राइट, और वो सीधा वो वाली ऐप खोल देगा, जो आई थिंक था ये पिक्सल में तो आ ही गया, इसमें भी आ गया। और हाँ, आखिर में आपकी जो एप्स का अपीयरेंस है उसमें थोड़ी आपको कंट्रोल मिल जाएगी अब। सो फॉर एग्जांपल आप ऐप का जो आइकन का साइज है वो कंट्रोल कर पाएंगे, छोटा चाहिए कि थोड़ा बड़ा चाहिए, एंड ऐप के जो लेबल्स है, जो उनके नाम है, अगर आप चाहते हैं वो हाइड होकर थोड़ा मिनिमल लुक हो जाए वो भी हो जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं हम विजेट्स की। तो गाइस विजेट्स में एक काफी कूल चीज आ गई है, जैसे आप उसको रीसाइज करेंगे ना वो इन्फॉर्मेशन अडेप्ट करता रहेगा। जैसे ये कैलेंडर विजेट है, जैसे जैसे इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ उसमें इन्फॉर्मेशन और आई जा रही है। एंड गाइस अब काफी विजेट्स आपको अपीयरेंस चेंज करने का ऑप्शन देंगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपका वॉलपेपर कैसा है या थीम कैसी है, आप विजेट को भी डार्क थीम या लाइट थीम या उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर पाएंगे। अच्छा, अब आप ना अलग अलग कैलेंडर विजेट रख सकते हैं। तो जैसे एक कैलेंडर विजेट आपको आपकी छुट्टियां दिखा सकता है और दूसरा कैलेंडर विजेट आपके अपॉइंटमेंट्स या इवेंट्स या मीटिंग्स दिखा सकता है। तो जैसे देखिए गाइस यहाँ पे दो कैलेंडर है, जिसको बाय द वे मैं ऑलरेडी अलग अलग अपीयरेंस दे चुका हूँ क्योंकि ये अलग अलग कैलेंडर्स हैं। अब कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे मैं चूज कर पाऊंगा कि कौन से कैलेंडर का कौन सा पार्ट दिखाना है। तो चाहे मैं इसमें अपने मीटिंग्स दिखाना चाहूँ या सिर्फ हॉलीडेज दिखाना चाहूँ या अपने काम की चीजें दिखाना चाहूँ, सब मेरे ऊपर है। ऐसे ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैमरा विजेट भी है जिसको आप पहले से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं कि वो आपको कौन से कैमरा के मोड में लेकर जाए डायरेक्टली।
एंड गाइस मैं चूज कर सकता हूँ कि कौन से कैमरा का कौन सा मोड, चाहे फ्रंट हो या रेयर हो, एंड अगेन सारे मोड्स अवेलेबल है। अब मैं इस विजेट को एक नाम भी दे सकता हूँ जो आइडेंटिफाइबल हो, कौन से एल्बम में वो पिक्चर सेव होनी चाहिए इस मोड के थ्रू ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और एक इमेज देके मैं उसको सेव कर सकता हूँ। अब जब मैं उस विजेट को टैप करूंगा वो डायरेक्टली उसी मोड में खुलेगा जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था। और ऐसे ही गाइस एक काउंटडाउन विजेट भी है, तो कैलेंडर का ही है वो, उसको मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट तक कितने दिन बचे हैं वो मेरे को हमेशा डिस्प्ले करता रहे। तो अगेन काफ़ी कूल चीज़ है। चलिए गाइस अब बात करते हैं कुछ चेंजेस जो ऐप ड्रॉअर में हुई हैं। और गाइस सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज है कि अब आपके सारे ऐप्स एक लिस्ट में वर्टिकल स्क्रॉलिंग के साथ आ गए हैं, और आप उसको अगर साइड से ऐसे करेंगे तो लेटर वाइज भी आप जंप कर पाएंगे। अब देखो गाइस सैमसंग है तो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट आप पुराने तरीके पे शिफ्ट कर सकते हैं कस्टम ऑर्डर सेलेक्ट करके, तो अब ये पेजेस की तरह जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली हमेशा से वर्टिकल लिस्ट का फैन रहा हूँ, एंड थैंकफुली सैमसंग ने अब ये One UI 7 में डाल दिया है। और दूसरी चीज़ जो फाइंडर बार है अब ये नीचे आ गया है, जो ऑब्वियसली काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। इसमें आप कोई भी ऐप सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता था, आप कोई मूवी टाइटल या शो का टाइटल भी सर्च करके सीधा नेटफ्लिक्स के सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब गाइस इससे पहले मैं थोड़े ऐप स्पेसिफिक आपको चेंजेस बताऊं, एक चीज बतानी है, काफी बड़ा चेंज है कि आप इसमें नोटिफिकेशंस एंड सेटिंग्स कैसे एक्सेस करते हैं। तो गाइस अब आपके सारे नोटिफिकेशंस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप करने पे आएंगे, एंड सारे सेटिंग्स टॉप राइट कॉर्नर को स्वाइप करने से आएंगे। अगेन टॉप लेफ्ट से अगर स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशंस, और अगर टॉप राइट से करेंगे तो सारे क्विक सेटिंग्स। अब अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप एडिट पे जाके पैनल सेटिंग्स में जाके अगर आप चेंज कर दें इस सेटिंग को टू टुगेदर, तो आप वापस से उसी सिस्टम पे आ जाएंगे जो सैमसंग ने पहले बनाया था। अगर आपको वो पसंद है तो वो कर सकते हैं आप। और गाइस जो आपके क्विक सेटिंग्स का लेआउट है ना, इसको भी आप थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेटिंग्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या ज़्यादा यूज़ में आता है या आपको क्या इजीली एक्सेस करना है कौन से एरिया में। और ये जो बाकी टाइल्स हैं क्विक सेटिंग्स की, इनको भी अब आप चेंज कर सकते हैं। अब गाइस पर्सनली मेरे को ये चेंज पसंद नहीं है, मुझे ये iOS में काफ़ी इरिटेटिंग और अनोइंग लगता है। बट हाँ, कहने को आप बोल सकते हैं कि ये तो iOS से कॉपीड है, बट अच्छी बात है ना, ऑप्शन तो है आपके पास। अब जिसको जो पसंद है वो सेट कर सकता है। बट एक बात जरूर बोलूंगा कि iOS की कंट्रोल सेंटर की कस्टमाइजेशन जो है वो आज भी इससे ज्यादा बेटर है। अच्छा गाइस अब मुझे आपको कुछ नेटिव कंट्रोल्स एंड नेटिव एप्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताना है। काफी हद तक ये प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है, स्पेसिफिकली क्लॉक्स, रिमाइंडर्स एंड कैलेंडर्स में। गाइस पहला रिमाइंडर ऐप में अब आप जब रिमाइंडर ऐड करेंगे क्विक रिमाइंडर, तो आप डेट या टाइम अगर किसी रिमाइंडर में अटैच करना चाहते हैं वो अब बहुत क्विक हो जाएगा। यहाँ पे टैप कीजिए और देखिए प्री सेट डेट्स आ जाएंगे, और टाइम पे टैप करेंगे तो प्री सेट टाइम आ जाएंगे। तो आपको ना वो स्क्रॉल करके बार बार डेट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाय द वे ये प्रीसेट डेट्स एंड प्रीसेट टाइम की जो लिस्ट है, इनको आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत लगेगी आप वो पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, अब अगर आप कोई रिमाइंडर वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से कोई कंप्लीटेड रिमाइंडर से, तो आप कंप्लीटेड की लिस्ट में जाके लॉन्ग प्रेस करके उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उससे वो रिमाइंडर आप फिर से क्रिएट कर पाएंगे विद अ न्यू डेट एंड न्यू टाइम। तो खुद मतलब स्टार्टिंग से हर चीज बनानी नहीं पड़ेगी। और हाँ, कंप्लीटेड रिमाइंडर्स की लिस्ट ना बहुत लंबी होती जाती है, तो ये कितनी फ्रीक्वेंटली या किस हिसाब से डिलीट होनी चाहिए अब आप वो कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे जहाँ लिखा है डिलीट कंप्लीटेड रिमाइंडर्स, इसको आप ऑन कर दीजिए और आप फ्रीक्वेंसी या पीरियड सेट कर पाएंगे, तो खुद ब खुद साफ होता रहेगा। अच्छा अब बात करते हैं अलार्म्स की, और इसमें ना आप अलग अलग अलार्म्स को ग्रुप कर सकते हैं अंडर अ सिंगल नेम। और गाइस ये समझाने के लिए ना मैंने कुछ सैंपल ग्रुप्स बनाए हैं। तो जैसे मान लीजिए एक है मेडिसिन का, आप अलग अलग दिन पे अलग अलग मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो हर मेडिसिन का आप एक फ्रीक्वेंसी कौन से दिन किस समय आपको लेनी है आप वो सेट कर सकते हैं, और उन सबको मेडिसिन के अंदर एक ग्रुप कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास एक बच्चा है जो सुबह आपको उठाना है उसको स्कूल के लिए, फिर उसको पिकअप करना है और फिर उसको रात को सुलाना है, उन सबको भी एक ग्रुप में डाल दिया। और ये सारे अलार्म इंडिविजुअली आप इनका अलार्म सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ इसको सुनते हैं और कितना लाउड चाहिए। अच्छा गाइस कैलेंडर ऐप की बात करते हैं, और देखो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि कैसे आप होम स्क्रीन पे अलग अलग कैलेंडर विजेट्स रख सकते हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट कैलेंडर टाइप्स, और आप कैलेंडर का काउंटडाउन विजेट भी डाल सकते हैं। लेकिन अब आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है कि आप कैलेंडर में ही अपने एक इवेंट को या मीटिंग को आप ड्रैग करके दूसरे डेट पे डाल सकते हैं। तो बड़ा ईजी हो गया है अब रीस्केड्यूल करना। गाइस अब एक मेजर चेंज है फाइल मैनेजर में, और वो चेंज करता है कि आप किस तरह से अब फाइल्स को अटैच कर पाते हैं एंड भेज पाते हैं।
तो गाइस जैसे मैं गूगल में हूँ, मुझे फाइल अटैच करनी है, तो अटैच में गया, फिर मैंने माई फाइल्स में जाके फाइल सिलेक्शन शुरू करी। अब जैसे जैसे मैं ये करता हूँ, अब देखिए टॉप में ना फाइल का नाम और एक थंबनेल क्रिएट हो जाती है, और मैं कहीं से भी किसी भी और फोल्डर से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक लिस्ट ऊपर प्रिपेयर होती रहती है। और ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अब मैं एक ही बार में देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या फाइल्स सिलेक्ट की है भेजने के लिए। और गाइस ये चीज़ अगर मैं One UI 6 से कंपेयर करूँ ना, तो कोई तरीका नहीं था ये वेरीफाई करने का या डबल चेक करने का कि मैंने क्या क्या फाइल्स चूज़ की हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और ना मुझे यहीं पे एक्सेस मिल जाता है बाकी ड्राइव से फाइल्स उठाने का, चाहे वो वन ड्राइव हो या गूगल ड्राइव हो। और यहाँ पे ना फाइल टाइप्स के साथ में फिल्टर भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। और गाइस जरा सोचिए कितनी कमाल की चीज़ है ये। मतलब अगर आप अपना फ़ोन ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं और आप ईमेल, स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, फाइल्स अटैच करके भेजते हैं, तो एक प्रीव्यू होना एंड डबल चेक करना कि मैंने क्या क्या अटैच किया है कितना ईजी हो जाता है। अब देखो गाइस, फाइल्स को अटैच करके सेंड करना एक बात हो गई, लेकिन अगर आप क्विक शेयर यूज़ करते हैं अपने आसपास के फोन्स के साथ फाइल शेयर करने के लिए, तो उसमें एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है। तो गाइस मान लीजिए कि मैंने कुछ फोटोज वीडियो सिलेक्ट करी जो मुझे भेजनी है क्विक शेयर के थ्रू, ठीक है। तो क्विक शेयर पे दबाया। अब ना ये वेट नहीं करेगा सर्च करने के लिए कि आसपास कौन सी क्विक शेयर की डिवाइसेस हैं जिनको मैं बार बार भेजता हूँ, वो बस वहां पे होंगी। मतलब पहले गाइस क्या होता था कि अगर आप क्विक शेयर से कुछ भेजना चाहते थे तो पहले वो स्कैन करता था, आसपास कौन से फोन से वो दिखाता था, फिर आप टैप करते थे। लेकिन अब कोई भी ऐसा फोन है जो फ्रीक्वेंटली आप उसके साथ शेयर करते हैं, वो वही होगा। टैप कीजिए, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा और भेज देगा। और गाइस एक और इंप्रूवमेंट है, मान लीजिए आप किसी के साथ फाइल शेयर कर रहे हैं, वो आपके आसपास ही है, लेकिन वो थोड़ी देर में आउट ऑफ रेंज चला गया, तो अब वो ट्रांसफर जो है वो रुकेगा नहीं, इंटरनेट यूज करके कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, इस सेटिंग को शायद आपको ऑन करना पड़ेगा। तो क्विक शेयर की ही सेटिंग्स में जाके आप अगर स्क्रॉल करें, एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ शेयरिंग ओवर इंटरनेट, ये आपको ऑन करना होगा बस। हाँ, ऑब्वियसली ये चीज एक्चुअली पहले एयरड्रॉप में इंट्रोड्यूस की थी लास्ट ईयर, बट अब सैमसंग में भी है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कैमरा सॉफ्टवेयर की, एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसको मैंने One UI 6 के साथ कंपेयर किया। तो गाइस पहले आप One UI 6 में देखिए, सारे ये कुछ कंट्रोल्स ऊपर थे और कुछ मोड्स नीचे थे, और अगर आप मोड में जाएं तो ये पूरी स्क्रीन ले जाता था, और फिर आप इन मोड्स को उठा के नीचे लेके आ सकते थे क्विक एक्सेस के लिए। अब क्या हो गया One UI 7 में, ऊपर देखिए खाली हो गया, सारे मोड्स एंड कंट्रोल्स यहाँ नीचे आ गए हैं। तो आप ऑब्वियसली मोड्स को बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपके मेगापिक्सल सिलेक्टर या लाइव मोशन सिलेक्टर, एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्टर सब नीचे है, थंब से बड़े इजीली एक्सेसिबल। अगर आप मोर में भी जाएंगे, वो भी अब थंब एक्सेसिबल है, ये नहीं कि पूरी स्क्रीन ले जा रहा है। तो अब एडिट करना या इन मोड्स को अरेंज करना भी ईजी हो गया है। अच्छा, जूम कैसे सिलेक्ट होता है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। आप जब क्लिक करेंगे ना किसी जूम सिलेक्टर पे, तो बाकी जूम रेंजेस आपको तभी दिखेंगी, एंड देन यू कैन आप चूज कर सकते हैं उसको। अब देखिएगा, इस कुछ और चेंजेस भी हैं जो मैंने नहीं बताए हैं। फॉर एग्जांपल प्रो मोड में अब जो कंट्रोल्स है वो थोड़े कंसील्ड है, ताकि आपको अच्छा व्यू मिले व्यू फाइंडर में जब आप शूट कर रहे हैं। प्रो मोड में टेली एंड वाइड को कैसे यूज किया जाता है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट्स हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक मोड्स में अब आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं, और जब भी आप उस मोड में जाएंगे उसी एक्सपोजर पे रहेगा। बट ये चेंजेस काफी हद तक लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ। गाइस अगला एक काफी मेजर चेंज है गेमर्स के लिए। तो अब आप हर गेम की जो परफॉर्मेंस सेटिंग्स है उसको आप प्री कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन द गेम बूस्टर सेटिंग्स। तो गाइस इसके लिए ना पहले आप अपनी सेटिंग्स में जाइए और एडवांस्ड फीचर्स में जाइए, ठीक है। फिर आप जाइए गेम बूस्टर सेटिंग्स में, और अब आप जाइए कस्टमाइजेशन फॉर इंडिविजुअल गेम्स। अब आप कोई भी गेम सिलेक्ट कीजिए, अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि गेम परफॉर्मेंस लेवल पे चले या बैटरी सेविंग पे, FPS क्या होना चाहिए, मैक्स या थोड़ा कम, स्क्रीन रेजोल्यूशन हाईएस्ट होनी चाहिए या डिफॉल्ट जिस पे चल रही है वो, एंड फ्रेम बूस्टर आपको ऑन चाहिए या नहीं चाहिए। और ये आप हर गेम के लिए डिसाइड कर पाएंगे, और फिर सेव करके हमेशा के लिए वो सेट हो जाएगा। अब ये ना कुछ फोन्स के लिए बहुत काम आता है, जैसे अल्ट्रा वाले फोन्स होते हैं जिनकी डिफॉल्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन FHD+ होती है, लेकिन गेमिंग के वक्त आपको QHD+ चाहिए, तो आप सेट कर सकते हैं गेम के लिए। एंड गाइस आखिरी में बैटरी को लेके कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। तो गाइस अगर आप अपने डिवाइस केयर सेटिंग्स में जाके बैटरी में जाएं और फिर बैटरी प्रोटेक्शन में जाएं, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा। आप चूज कर पाएंगे कि बैटरी किस लेवल तक मैक्सिमम पीक चार्जिंग तक ले सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अब आ गई है बैटरी की ओवरऑल हेल्थ बढ़ाने के लिए। एंड दूसरी चीज़, अगर आप पावर सेविंग मोड एक्टिवेट करेंगे, उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, अब आपके पास यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है कि आपके पावर सेविंग में एक्चुअली में कितनी पावर सेव करनी है आपको। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है उस हिसाब से, और डिपेंडिंग ऑन आपकी बैटरी कितनी पुअर है, तो पावर सेविंग में क्या क्या होना चाहिए
वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो गाइस ऑल एंड ऑल ये कुछ चेंजेस थे One UI 7 के बीटा में जो मुझे लगा काफी लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। देखो और भी चेंजेस हैं, सिक्योरिटी में है, गैलरी में कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बताया इस वीडियो में क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा इन द वे दे यूज देयर फोन्स। बट ये कुछ ऐसे फीचर्स थे। पर अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ सवाल हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। I'll do my best to reply। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा और वो बेल आइकन को मार्क करके नोटिफिकेशंस को ऑन पे सेट कर दीजिएगा। बड़ी मदद मिलती है चैनल को। मिलते हैं।